नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर का दौरा करेंगे। सीएम छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित 75 बच्चों के अन्नप्राशन समारोह में हिस्सा लेंगे। इस दौरान आपको बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। बाल विकास विभाग की ओर से कानपुर यूनिवर्सिटी में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। लगभग 1 घंटे के कार्यक्रम में 75 बच्चों को उनकी माएं और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जो हैं वो भाग लेने वाली हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री सभी बच्चों को खीर खिलाते हुए आंगनबाड़ी के लिए सामग्री किट भी वितरित करेंगे। सीएम योगी को स्मृति चिन्ह के तौर पर मुख्यमंत्री की प्रतिमा दी जाएगी। ये प्रतिमा फाइबर से तैयार है जो कि लगभग 3 फीट की होगी। सीएम योगी करीबन 12:30 बजे विश्वविद्यालय के हेलीपैड पर उतरने वाले हैं। परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वो यहीं से करीबन 1:45 बजे लखनऊ वापस रवाना हो जाएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि जिला बाराबंकी में बीती रात भीषण सड़क हादसा पेश आया। यहां एक डबल डेकर बस को पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि लाशें सड़कों पर बिखरी नजर आईं। इस हादसे में अब तक 18 लोगों की जान चली गई है, जबकि दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा बाराबंकी के रामसनेही घाट के पास अयोध्या लखनऊ हाईवे पर आधी रात को पेश आया। बताया जा रहा है कि बस हरियाणा के पलवल से बिहार की तरफ जा रही थी। बस में मजदूर सवार थे जो कि बिहार लौट रहे थे। बस में लगभग 140 यात्री सवार थे, जिनमें से 18 की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए रामसनेही घाट सीएचसी ले जाया गया। यहां से गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बाराबंकी जिला अस्पताल से कई गंभीर घायलों को इलाज के लिए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। तो वहीं इस घटना पर सीएम योगी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करी है। मुख्यमंत्री ने इस हादसे में घायलों को समुचित उपचार कराने और पीड़ितों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं इस पूरे हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी से बातचीत भी करी। उन्होंने इस हादसे पर दुख जताया है। केंद्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया। इस हादसे पर प्रियंका गांधी ने भी दुख जताया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता हैं बाराबंकी से। चमन, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से आपके पास? देखिए पूजा, जो देर रात ये दर्दनाक हादसा हुआ, इसमें 18 मजदूरों की जो है वो दर्दनाक तरीके से मौत हो गई और 2 दर्जन से अधिक जो मजदूर हैं वो घायल हैं। उनका अलग अलग हॉस्पिटलों में इलाज चल रहा है और कुछ जो गंभीर रूप से घायल थे उनको ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया है। और ये जो दर्दनाक हादसा हुआ, ये कहीं ना कहीं जो है ये लोगों के दिलों को इसने झकझोर कर रख दिया। देश के प्रधानमंत्री ने इस पे ट्वीट करते हुए दुख जाहिर किया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन लाइन पर बात करते हुए घायलों को समुचित इलाज कराए जाने के निर्देश दिए हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें जो है जो मृतक हैं उनके लिए मुआवजे और घायलों दोनों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। जो इस दर्दनाक हादसे में जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को 2 लाख रुपए और हादसे में घायल जो युवक हैं उनके लिए 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। बिल्कुल, घायलों की स्थिति अभी कैसी बनी हुई है चमन? पूजा, 1 दर्जन से अधिक जो घायल हैं वो गंभीर रूप से, जिनको बाराबंकी ट्रॉमा सेंटर से जो है लखनऊ रेफर कर दिया गया है, जिनका अभी उसमें से 5 से 6 पेशेंट ऐसे हैं जिनकी स्थिति अभी भी अत्यंत गंभीर बनी हुई है। बिल्कुल चमन, ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार जा रहे थे ये तमाम जो मजदूर हैं, पलवल से जा रहे थे। तो क्या ऐसे में बिहार सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई कमेंट अभी तक सामने आया है? जी देखिए, बिहार सरकार से अभी तक कोई कमेंट सामने नहीं आया है। जो उत्तर प्रदेश सरकार है वही लगातार इस पे जो है दुख जाहिर कर रही है, लेकिन बिहार सरकार का अभी तक कोई कमेंट सामने नहीं आया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया चमन हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। केंद्र सरकार ने मदद का ऐलान किया है, साथ में सांत्वना भी व्यक्त करी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि घायलों का समुचित उपचार कराया जाए और मृतकों के परिजनों
के साथ में हम संवेदना व्यक्त करते हैं। ईश्वर उन्हें ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। साथ में मृतकों के परिजनों को मुआवजे स्वरूप 2 लाख रुपए देने का ऐलान भी हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने मिशन 2022 की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं। इसके तहत आज और कल यूपी बीजेपी के सभी सांसदों की दिल्ली में बैठक होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। बैठक में केंद्र और यूपी सरकार के कामकाजों को आम लोगों के बीच लेकर जाने और जीत के लिए रणनीति बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व ने यूपी के सभी सांसदों को दिल्ली में ही रहने को कहा है। चूंकि संसद चल रही है, लिहाजा ये बैठक दिल्ली में रखी गई है। बैठक में सांसदों को 3-3 क्षेत्रों के हिसाब से बुलाया गया है। 27 जुलाई को कानपुर, बुंदेलखंड, पश्चिम और ब्रज क्षेत्र के सांसदों को बुलाया गया था, जबकि 29 जुलाई को अवध, काशी और गोरखपुर के सांसदों को बुलाया गया है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा संगठन मंत्री सुनील बंसल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहने वाले हैं। बैठक में आगामी चुनावों का मसौदा तैयार किया जाएगा, इस तरह की बात निकलकर सामने आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट हेड अनिल के अंकुर हमारे साथ में लखनऊ से जुड़े हैं, साथ में स्पर्श हमारे साथ तो राजधानी दिल्ली से मौजूद हैं। सबसे पहले रुक करेंगे दिल्ली का। स्पर्श, क्या कुछ हलचल चल रही है? ये मीटिंग कब तक हो सकती है और सबसे बड़ी बात, क्या एजेंडा होगा इस मीटिंग का? देखिए, दिल्ली में उत्तर प्रदेश की चुनाव संबंधित तैयारियों को लेकर और जिस तरीके से पिछले दिनों दिल्ली में एक संसदीय दल की बैठक हुई थी, उसमें रणनीति बनाई गई थी कि तमाम जो सांसद है वो अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे और जो केंद्र सरकार के कामों का ब्यौरा है वो जो है रखते हुए नजर आएंगे। इसके संदर्भ में 2 दिवसीय बैठक होगी। शाम को 8 बजे के आसपास जो है दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बैठक जो है शुरू होती हुई नजर आ सकती है। मुख्यमंत्री भी जो है दिल्ली में शाम तक ही पहुंचते हुए नजर आएंगे। ऐसे में एजेंडे जो है 2 अहम रह सकते हैं कि एक तो केंद्र सरकार के जो कार्य हैं उसको किस तरीके से जो है तमाम जो अपने अपने सांसद अपने क्षेत्र में पहुंचा सकते हैं, उसके साथ साथ अपने क्षेत्र में किस तरीके का रिपोर्ट कार्ड जो है देखने को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके की स्थिति जो है वो सांसदों की तमाम क्षेत्रों में जो है देखने को मिल रही है, कितनी मजबूत विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी उन क्षेत्रों में है। इन तमाम एजेंडों के तहत जो है ये 2 दिवसीय बैठक जो है आज दिल्ली में होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, दिल्ली में ये बैठक होती हुई नजर आएगी। स्टेट हेड हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अनिल के अंकुर। अनिल जी, जिस तरीके से तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बैठक में सबसे अहम बिंदु जो है जिस पर नजर जानी चाहिए और जा भी रही है वो ये कि उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांट दिया गया है और अलग अलग क्षेत्र के जो पदाधिकारी हैं, सांसद हैं, उनसे अलग अलग मीटिंग की जा रही है। देखो पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं बटी है। जब से भारतीय जनता पार्टी का संगठन सक्रिय हुआ है 90 के ऑनवर्ड्स, तो निश्चित रूप से तब से ये भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग अवध क्षेत्र, ब्रज प्रांत, अवध प्रांत, पश्चिम प्रांत, इस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों और बुंदेलखंड, तमाम प्रांतों में इसे बांटा हुआ अलग अलग। तो इस तरीके से उनका कार्यशैली है भारतीय जनता पार्टी की इस प्रकार की। नंबर दूसरी बात ये उठती है कि पिछले काफी दिनों से इस बात का चल रहा था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन खो रही है, उसको कैसे मेंटेन किया जाए। इसकी कवायद लगातार 1.5 महीने से लगातार चली आ रही कि केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के वो प्रदेश इकाई तक लगातार इसमें बैठक का दौर चल रहा था कि इसको कैसे सक्रिय किया जाए। अब चूंकि एक रिपोर्ट ये भी आ रही थी कि सांसद अपने क्षेत्रों में सक्रिय नहीं है, तो अब अगले आने वाले 2022 में अर्ली 22 में विधानसभा चुनाव होने वाले उत्तर प्रदेश के, तो उसको कैसे मजबूत किया जाए। तो हमारी जहां कमजोरियां हैं भारतीय जनता पार्टी नेता का मानना है, उन दूरियों को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए सांसदों को आज और 3 दिन की बैठक, 2 दिन बैठक है आज और 29 तारीख को बुलाया गया है। तो उस बैठक में तय होगा कि कैसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। आप दोनों का ही आपने देखा और समझा किस तरीके से दिल्ली में अहम बैठक होने वाली है। स्पर्श ने साफ तौर पर बताया है कि क्यों और किस लिहाज से, किस एजेंडे के साथ ये बैठक चल रही है। आगामी चुनावों के मद्देनजर ग्रास रूट लेवल पर काम स्टार्ट हो चुका है। खबरों में आगे बढ़ते हैं तो वहीं दिल्ली में होने जा रही इस बैठक को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भाजपा आज अपने उत्तर प्रदेश के सांसदों से यूपी की दुर्दशा और दुर्गति का हाल दिल्ली बुलाकर पूछ रही है। इससे पता चलता है कि दिल्ली और लखनऊ में कितनी दूरी है। भाजपा चाहे कितनी भी बैठकें कर ले, पर अब जनता इन्हें उठाकर और हटाकर ही दम लेगी।
आकलन बाद में और झूठी तारीफ पहले। वाह रे भाजपा। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण काल में उत्तर प्रदेश ने महामारी पर नियंत्रण करने के साथ ही विकास के अन्य कार्यों को भी जारी रखा। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार को स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 में पहला स्थान मिला है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने इसका मूल्यांकन किया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सब्सिडी पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश में 4,571 एमएसएमई के माध्यम से एक वर्ष में सर्वाधिक 45,166 लोगों को रोजगार मिला। इसके साथ ही प्रदेश में सौभाग्य योजना के तहत पूरे देश में सर्वाधिक 1,38,00,000 घरों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन दिया गया है। तो आपको बता दें कि प्रदेश में एक साल में कई सारी विकास परियोजनाएं परवान चढ़ी हैं, जिसके मद्देनजर यूपी को इंडियाज स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2021 में, माफ कीजिएगा 2020 में यह अवार्ड मिला है। और बेहतर प्रदर्शन के मद्देनजर पूरी प्रशंसा भी प्रदेश की हो रही है, प्रदेश सरकार की भी हो रही है। तो वहीं खबरों में रुख करेंगे देवभूमि का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय समन्वय बैठक आज से दून में शुरू होने जा रही है। पहले दिन संघ और भाजपा के मध्य होने वाली बैठक को अधिक महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसमें भाजपा संगठन और सरकार के कामकाज के साथ ही आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति को लेकर के भी मंथन होने वाला है। अगले 2 दिन यानी कि 29 और 30 जुलाई को प्रदेश में सेवा कार्यों में जुटे संघ से जुड़े 35 संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ उनके कामकाज पर भी मंथन होगा। इस बैठक में संघ के सह सरकार्यवाहक अरुण कुमार और डॉक्टर कृष्ण गोपाल के अलावा बीएल संतोष और दुष्यंत कुमार समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। वहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का विवादित बयान सामने आया है। राजभर मंगलवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए मर्यादा भूल गए। उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ी जाति के हैं, अगर वो मर्द हैं तो क्या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से पूछ सकते हैं कि एनईटी परीक्षा में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण क्यों खत्म कर दिया गया? ये सवाल पूछने पर उनकी जुबान काट ली जाएगी। विधानसभा चुनाव में वोट मांगने आए तो इस बार जनता इनकी जुबान काट लेगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मण पॉलिटिक्स का समीकरण बखूबी बिठाया जा रहा है। बसपा लगातार ब्राह्मणों को साधने के लिए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा आज प्रतापगढ़ में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल होंगे। ये सम्मेलन रानीगंज विधानसभा के रामनगर इलाके में 12 बजे होगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूर्व विधायक राम शिवमणि ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीएसपी की कोशिश है कि आगामी चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मणों को अपने साथ किया जाए। तो बसपा ने यह आगाज अयोध्या से किया था। अयोध्या के बाद तमाम जिलों का रुख किया और प्रयागराज के बाद अब बारी प्रतापगढ़ की है। प्रतापगढ़ के रानीगंज क्षेत्र में ब्राह्मणों को संगठित करने का काम सतीश चंद्र मिश्रा करते नजर आएंगे। ब्राह्मणों को पार्टी से जोड़ने की कवायद बसपा ने तेज कर दी है। तो वहीं उत्तर मध्य रेलवे को ये पता नहीं है कि 1996 में नियमित हुए 115 दैनिक कर्मचारी कौन कौन से हैं, उनकी तैनाती कहां हुई है। इसका जवाब दाखिल करने के लिए उत्तर मध्य रेलवे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से 1 हफ्ते का समय मांगा है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह जवाब मांगा। इस याचिका में उत्तर मध्य रेलवे के अधिकारियों पर कोई वास्तविक दैनिक कर्मियों को नियमित न करने, अपने चहेतों को फर्जी तरीके से नियुक्ति दिखाकर नियमित करने का आरोप लगाया गया है। ऐसे दैनिक कर्मचारी जिनको नियमित नहीं किया गया वो न्याय की आस में भटक रहे हैं। तो वहीं गोरखपुर में मंगलवार रात डबल मर्डर से दहशत फैल गई। मामला हरपुर बुधहट इलाके के सोनबरसा चौकी का तेनुआ गांव का है और यहां पर जिले में भाजपा किसान मोर्चा के जिला कार्यकारिणी सदस्य परशुराम शुक्ला की 75 साल की मां और उनके 3 साल के बेटे की कुदाल से काटकर हत्या कर दी गई।
तो वहीं पत्नी और बेटे घायल हो गए। बताया जा रहा है कि भाजपा नेता परशुराम शुक्ला का उनके पट्टीदार सीताराम शुक्ला से छत से पानी गिरने को लेकर के लंबे समय से विवाद चल रहा था और इसी विवाद के चलते ये पूरी घटना पेश आई है। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मऊ सदर विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी पर लगातार शिकंजा कसते हुए कार्रवाई का दौर जारी है। मुख्तार के करीबियों और सहयोगियों के शस्त्र लाइसेंस पर कार्रवाई के साथ ही मंगलवार को पत्नी अफशा का शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया है। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर डीएम एमपी सिंह ने अफशा अंसारी के शस्त्र लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई पर मुहर लगा दी। कुछ दिनों से शांति के बाद इस कार्रवाई के बाद मुख्तार के परिजनों और करीबियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें जरूर आ गई हैं। निलंबित शस्त्र को नियमानुसार थाने में जमा कराने के लिए कोतवाली पुलिस की एक टीम लखनऊ भी रवाना हो गई है। खबरों में रुख देवभूमि का करीबन 20 घंटे के माथापच्ची के बाद आखिरकार बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर दी है, लेकिन ये मुसीबत पूरी तरीके से नहीं गई है। विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर 14 सूत्रीय मांगों को लेकर 3500 से ज्यादा बिजली कर्मचारियों ने आधी रात से हड़ताल शुरू कर दी थी। देखते ही देखते राजधानी सहित प्रदेश के तमाम शहरों के कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई। पहले एमडी स्तर पर बिजली कर्मचारी की वार्ता चली जो विफल रही। इसके बाद करीबन 3 घंटे तक ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत से वार्ता हुई, तब जाकर बीच का रास्ता निकला है। हालांकि जब लिखित आश्वासन मिला तब जाकर के 1 महीने के लिए इस हड़ताल को स्थगित किया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत काम्बोज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अजीत, जब कल हम बात कर रहे थे तो उस दौरान आपने बताया कि हरक सिंह रावत से मीटिंग चल रही है तमाम जो ऊर्जा कर्मचारी हैं उनकी, और आज फिलहाल 1 महीने के लिए स्थगित कर दी गई है हड़ताल। बिल्कुल पूजा है कि ये बड़ा सवाल बन गया है कि कैबिनेट मंत्री और विभागीय जो मंत्री हैं हरक सिंह रावत, उनकी मध्यस्थता के बाद एक बीच का रास्ता तलाशा गया, लेकिन उसके बाद भी पूरी तरह से हड़ताल स्थगित हुई जरूर है लेकिन समाप्त नहीं हुई है। साफ तौर पर ऊर्जा के जो कर्मचारी हड़ताल पर बने हुए हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले तो हमें लिखित आश्वासन दिया जाए, उसके बाद हम कोई फैसला लेंगे। और देर रात को जब उनके हाथ में लिखित आश्वासन आया तब 1 महीने के लिए हड़ताल को स्थगित किया गया है। साफ तौर पर उनका कहना है कि जो भी उनकी मांगे हैं, 14 सूत्रीय उनका मांग पत्र था, उसमें ज्यादातर पर सहमति जरूर बन रही है, लेकिन उसका लिखित जीओ जब तक जारी नहीं हो जाता तब तक वो पूर्ण रूप से अपनी हड़ताल को समाप्त नहीं करेंगे। तो ऐसे में देखना अब यही होगा कि 1 माह के लिए जो हड़ताल स्थगित की गई है, इस 1 माह के दौरान शासन या सरकार क्या रास्ता निकालती है। और ऊर्जा कर्मियों ने जिस तरह से 20 घंटे तक अपनी हड़ताल जारी रखी और साफ तौर पर एक तरह से अपनी एक स्थिति उपलब्ध कराने की कोशिश यहाँ पर की है कि वो अगर कुछ अड़िग होते हैं किसी चीज को लेकर तो साफ तौर पर उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और जिस तरह से प्रदेश भर में तमाम जो विद्युत उत्पादन था वो पूरी तरह से ठप हो गया था, कई शहरों में बिजली गुल हुई, तो उसके बाद वो दुरुस्त करने में लंबा समय। अजीत की 1 महीने का अल्टीमेटम है और जब अगर सरकार 1 महीने में भी नहीं चेतती है, बीच का रास्ता नहीं निकालती, तो आगे पूरे सूबे को दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि देवभूमि में मौसम ने फिर से करवट बदली है। राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के कई इलाकों में मंगलवार सुबह से ही बारिश जारी है। तो वहीं यमुनोत्री हाईवे खनेड़ा पुल के पास मलबा और बोल्डर आने से ये बंद हो गया। हाईवे को खोलने के लिए जेसीबी लगाई गई है। मौसम विभाग ने देहरादून समेत 5 जिलों में अगले 24 घंटों के अंदर भारी बारिश की संभावना जताई है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी जैसे जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी हुआ है। तो वहीं चमोली में लगातार रिमझिम बारिश जारी है। जिले में 21 संपर्क मार्ग जगह जगह मलबा और भूस्खलन से बंद पड़े हुए हैं। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंद किशोर जोशी ने बताया कि सड़कों को खोलने के लिए संबंधित क्षेत्रों में जेसीबी मशीनें तैनात कर दी गई हैं। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।